So hello everyone, as you can see there is no light today here, so we will continue without light. Apart from that, we have completed till question section number 14. The last section was section number 14, which title is presumption as to foreign judgments. मीन्स अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी है किसी फॉरेन जजमेंट की तो अज्यूम कर लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि वो फॉरेन जजमेंट है, अनटिल एंड अनलेस कोई कॉन्ट्रेरी उसके अगेंस्ट में कुछ विपरीत ना आ जाए, तब तक ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो फॉरेन जजमेंट की कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है। यहाँ पे लिख मेंशन है, बट सच प्रिजम्पशन में बी डिस्प्लेस बाय प्रूविंग वांट ऑफ अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड, कि जब तक उसके कोई विपरीत चीज़ जो है सामने नहीं आ जाती। नाउ हियर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 15 एंड द कैटेगरीज प्लेस ऑफ सुइंग, की कहाँ पे सूट जो है अपना फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है, कोर्ट इन विच सूट्स बी टू बी इंस्टीट्यूटेड, कि कौन से कोर्ट में जो है सूट फाइल किया जाना चाहिए, कौन से कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज कोर्ट ए, दिस इज कोर्ट बी एंड दिस इज कोर्ट सी। ठीक है, 3 कोर्ट है हमारे पास। ये लोअर है, फिर ये उससे ऊपर, देन ये उससे ऊपर वाला, ये 3 कोर्ट हैं हमारे पास। अब सपोज एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है हमारी, वो कहती है कि हमारा चलो मान लो डिस्प्यूट जो है वो हमारा हो गया 10 लाख का है, तो 10 लाख का मैटर किसके पास जाएगा, 3 से 20 लाख तक का मैटर जाता है हमारा सीनियर सिविल जज के पास, फिर 20 से 2 लाख तक का जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और 2 करोड़ से ऊपर तक का, 2 करोड़ से ऊपर तक का जिसके 2 लाख से 20 लाख से 2 करोड़ तक का जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर 2 करोड़ से जितने की उससे ऊपर जितने भी मैटर्स हैं वो सारे चले जाते हैं हमारे पास दिल्ली के हाई कोर्ट के पास। तो सपोज़ यहाँ पे 10 लाख का कोई मैटर है, तो 10 लाख का मैटर किसके पास जाएगा, अब सीनियर सिविल जज के पास जाएगा। 3 से 20 लाख का जो है वो सीनियर सिविल जज के पास। तो ये मान लो ये जो मैटर है ये सीनियर सिविल जज के पास जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये हो गया हमारा हाई कोर्ट। ये 3 कोर्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब ये मैटर 10 लाख का है तो ऑलरेडी मेंशन सेट है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की, 3 से 20 लाख जो है ये सीनियर सिविल जज के पास जाएगा, और मैटर कितना है 10 लाख, तो ये इसके अंदर फॉल करता है, तो ये कौन इसको डील करेगा, सीनियर सिविल जज डील करेगा। तो इस डिस्प्यूट को यहाँ पे ले जाना सबसे पहले ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको सीधा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले गए या हाई कोर्ट में ले गए या उससे नीचे वाले कोर्ट में जूनियर सिविल कोर्ट में लेके गए, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 2 लाख का डिस्प्यूट है, तो 2 लाख वाले डिस्प्यूट को यहाँ नहीं ले जा सकते। ये क्या डील कर रहा है, 3 से 20 लाख, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, जूनियर सिविल जज के पास, ऐसा। तो पहले वहाँ जाएगा, फिर ऐसे अपील में इन केस फर्दर ये हायर कोर्ट में जा सकता है, बट उससे पहले नहीं। तो कोशिश ये की जाएगी कि जो भी सूट है वो कहाँ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने का, तो लोएस्ट में सबसे पहले लेके जाएंगे, सीधा हायर में नहीं जाएंगे। सो ये कहती है ये। Section number 16, suits to be instituted where subject matter situate. Suits to be instituted where subject matter situate. Subject matter होता है particular कोई ऑब्जेक्ट हो गया या कोई चीज़ जिसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुई है। सब्जेक्ट टू द पिक्यूनियरी, की पैसों से मॉनिटरी से संबंधित जो है, पैसों से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब बाय द लॉ, सूट्स जो अमाउंट है वो
कि कौन सा कितने तक की वैल्यूएशन वाला जो मैटर है कौन से कोर्ट में जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब आगे देखो, कोई भी सूट हम फाइल करेंगे फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। ठीक है, तो कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर रिकवरी करनी हो, चाहे उससे रेंट भी आ रहा हो या फिर प्रॉफिट उससे कोई प्रॉपर्टी से मिल रहा हो, ठीक है, या तो वो खाली प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या वो ऐसा प्रॉफिट हो जिसके साथ रेंट भी आ रहा हो या फिर जिसके साथ कोई प्रॉफिट भी आ रहा हो, तो वैसी प्रॉपर्टी, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको पार्टीशन करना है, जिसको अलग करके दो ओनर डिसाइड करने हैं कि दो अलग अलग ओनर, दो अलग अलग लोगों में वो जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दो या तीन या जितने भी हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट लैंड जो है उसके रिगार्डिंग, कि अगर वो ऐसी कोई संपत्ति है, सबसे पहले रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति जो हिल नहीं सकती, जैसे जमीन हो गया, घर हो गया, तो वो सारी चीजें जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसको उसको उसकी रिकवरी लेनी है, उसका पोजीशन लेना है, तो वैसी प्रॉपर्टी होगी। दूसरा हो गया पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको स्प्लिट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना उस प्रॉपर्टी का, या फोरक्लोजर सेल और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्टगेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो मॉर्टगेज पे, जो लोन की वजह से मॉर्टगेज पे दे रखी थी, एज एन सिक्योरिटी दे रखी थी, तो उसको रिटर्मशन इज की उसको, जिस जो बोरोवर है उसने पैसे दे दिए, अब वो मॉर्टगेजर से प्रॉपर्टी वापस लेना चाह रहा है वो, या फिर उसके सेल के रिगार्डिंग कि उस प्रॉपर्टी को सेल करना हो, या फिर की फोरक्लोजर का था। लेट मी चेक, वेट वेट अ मिनट, मैंने लिखा हुआ है। फोरक्लोजर क्या है? व्हेन द लेंडर आस्क द कोर्ट टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी बिकॉज द बोरोवर डिफॉल्टेड, जिसने लोन लिया था, जिसने पैसा लिया था, वो पैसा देने में सक्षम नहीं हुआ है, तो जिसने उस प्रॉपर्टी के उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो अमाउंट दिया था, एज एन लोन दिया था, तो वो जो लेंडर है वो कहेगा कोर्ट को कि इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो भी मेरा अमाउंट बन रहा था, जो बोरोवर ने मुझे नहीं दिया, वो मुझे वापस कर दिया जाए, वो मुझे दे दिया जाए, तो उसको कहते हैं फोरक्लोजर। सेल तो हो ही गया, कोर्ट ऑर्डर कोर्ट विल ऑर्डर टू सेल दिस मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो वो सेल हो गया, या फिर उसका सेल करवाना हो, या फिर रिडम्पशन हो गया, कि व्हेन द borrower want to reclaim the property by paying off the mortgage debt, तो mortgage debt पे करने के बाद वो जो borrower है जिसने अमाउंट लिया था, वो प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता है, तो वैसे में उसको कहते हैं रिडम्पशन। या फिर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, चार्ज का मतलब हो गया कि और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि उसका पोजीशन, सॉरी, उस पे कोई एक्शन लेना हो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट, कोई अलग राइट बताने के लिए, ये चार्ज का यहाँ पे कंटिन्यूएशन में मीनिंग होगा कि कोई अलग राइट बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा राइट है, या फिर कोई अलग इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे जो हो, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो वैसे सिचुएशन में कि अगर कोई राइट चाहिए उस प्रॉपर्टी में, या फिर कोई इंटरेस्ट हो आपका उस प्रॉपर्टी में, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या फिर फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर जो प्रॉपर्टी है जिस पे कुछ
तोड़-फोड़ हुई है, कुछ गलत हुआ है कुछ भी, तो उसके लिए जो कंपनसेशन चाहिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, या फिर फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कोई चल संपत्ति है जिसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है, तो उसकी रिकवरी के लिए भी एक्चुअली अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated. सूट को वहां फाइल करना पड़ेगा जहां पर वो प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है। सो सेक्शन नंबर 16, व्हाट सेक्शन नंबर 16 सेज कि कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उसकी रिकवरी चाहिए, ठीक है, या फिर उसका पार्टीशन करवाना हो, या फिर उसका फोरक्लोजर सेल या रिडेम्पशन करवाना हो, या फिर कोई अदर राइट या इंटरेस्ट हो उस प्रॉपर्टी पे वो डिक्लेयर करवाना हो, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी रॉन्ग का कंपनसेशन लेना हो, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी रिकवरी करवानी हो, तो सूट कहाँ फाइल किया जाएगा? सूट वहाँ फाइल किया जाएगा लोकल लिमिट्स ऑफ उस जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में जहाँ पर वो प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी फॉल करती है, तो उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में। मान लो ये दूसरे कोर्ट की जुरिडिक्शन है और ये दूसरे कोर्ट की जुरिडिक्शन है, तो इस वाले कोर्ट में के जुरिडिक्शन में जो है कोर्ट जो सूट है जो वो फाइल करवाया जाएगा। उसके बाद इसमें एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो इज बेसिकली द एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरल रूल, कि इसके अलावा इसका एक अपवाद भी है जो कुछ इस प्रकार है। प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट में वेयर द रिलीफ साउट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और डिफेंड और प्लेंटिफ को जो है डिफेंडेंट से कोई इश्यू है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल कि वो रोज जो है उस प्रॉपर्टी पे कचरा जला के आ जाता है, तो ऐसे में अगर उसके वो जो डिफेंडेंट है उसको अगर डायरेक्टली अगर रोका जा सकता है, ठीक है, कि उसको अगर पर्सनल ओबीडियंस उसके किसी एक्ट से इस चीज़ को करेक्ट किया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर इमूवेबल सूट है वहीं पर सूट फाइल किया जाए। फिर वो बी इंस्टीट्यूटेड ईदर इन द कोर्ट वेयर द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो फिर अगर ऐसे सिचुएशन में फिर चाहे वो कोर्ट, फिर जो सूट है वो वहाँ पर भी सूट फाइल हो सकता है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी फॉल करती है, या फिर और द कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। या फिर जिस jurisdiction में, जिस कोर्ट की jurisdiction में वो प्रॉपर्टी फॉल करती है वहाँ पर तो सूट फाइल कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जहाँ काम करता है, वो जहाँ रहता है वहाँ पर भी सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर जहाँ से उसको उसकी अर्निंग हो रही है और वहाँ पर वो है, तो वहाँ पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर है वहीं पर उस प्लेंटिफ को सूट फाइल करना पड़ेगा। जहाँ पर डिफेंडेंट रह रहा है या फिर जहाँ से वो काम कर रहा है वहाँ पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। कैसे सिचुएशन में? जब उसको एक ऐसा ऑर्डर दिया जाए कोर्ट की तरफ से जिसको मानने से चीज़ें जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सुधर सकती हैं और प्लेंटिफ को बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे कंपनसेशन के फॉर्म में हो या फिर उसको कोई इंजंक्शन करवाना हो, कोई रोक लगवानी हो किसी चीज़ पे। तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट के ऑर्डर से अगर जो चीज़ रुक सकती है और डिफेंडेंट को फॉलो करने से, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर फॉल करती है वहीं पर सूट फाइल किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका? इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। प्रॉपर्टी का यहाँ पर ये मतलब होगा वो प्रॉपर्टी जो इंडिया में है, भारत में है। सेक्शन 17 सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो अलग-अलग कोर्ट की जुरिडिक्शन में फॉल कर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है डिफरेंट कोर्ट का जुरिडिक्शन है, ये डिफरेंट कोर्ट का जुरिडिक्शन है और एक और है ये डिफरेंट कोर्ट का जुरिडिक्शन है। अब यही प्रॉपर्टी जो है ये 3 जुरिडिक्शन में फॉल कर रहे हैं, 3 कोर्ट के जुरिडिक्शन में। अब किसमें सूट फाइल किया जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग है। Where a suit is to be obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different court, the suit may be instituted in any court। तो सूट जो है इनमें से किसी भी कोर्ट में फाइल किया जा सकता है within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate।
कि इनमें से कोई से भी कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है जिसमें उस प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन जो है फॉल करता है। प्रोवाइजो इसका प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। अब ये तो इसकी इतनी वैल्यूएशन नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए की ज़मीन है, तो इसका ये पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये 30 रुपए का होगा, ये 30 का, ये 30 का। तो वैसा वैसा नहीं माना जाएगा कि ये 30 रुपए का डील कर रहा है, ये 30 रुपए का डील कर रहा है, ये 30 रुपए का डील कर रहा है। एक ही कोर्ट, इनमें से किसी एक कोर्ट में सूट फाइल हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है इसी इसी को कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है और इसकी जो वैल्यू है 100 रुपए है। ऐसा नहीं कि 30 रुपए है क्योंकि इतना ही पोर्शन आ रहा है, तो पूरी वैल्यू मानी जाएगी इसकी जितनी इसकी वैल्यूएशन है और ये मान लिया जाएगा कि पूरी प्रॉपर्टी जो है इसी जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। इनमें से किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। सो सेक्शन 17 वाज सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। कि अगर डिफरेंट कोर्ट है वहाँ पर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल करती है एक से ज़्यादा कोर्ट में, तो कौन सा कोर्ट ट्रायल कर सकता है उस सूट पे। सेक्शन 18 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ jurisdiction of court are uncertain. Place of institution of suit where of courts, local limits of jurisdiction of courts are uncertain. First, where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate. Any one of those court may, if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its degree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of the jurisdiction. Where it is alleged to be uncertain. Wait a second. See, where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which two or more courts any immovable property situate. जब ऐसी सिचुएशन में जब ये नहीं पता चल रहा हो कि जो प्रॉपर्टी है दोनों में से कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक कोर्ट ये है ऐसा और एक कोर्ट ऐसा है। अब ये नहीं पता चल रहा हो कि दोनों में से कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी जो है ये फॉल कर रही है। ऐसे में एनी वन ऑफ दोज कोर्ट में, इन दोनों में से कोई सा भी कोर्ट जो है, इफ सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड फॉर द एलिज अनसर्टेनिटी, कोई रीज़न बताते हैं कि इस कारण से चीज़ें जो है वो थोड़ी सी समझ के बाहर है, नॉट समझ के बाहर है, मतलब ये रीज़न लगता है कि ये जो है इस जुरिस्डिक्शन में फॉल कर सकता है या फिर किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं रीज़न बताते हुए कि क्यों वो इस जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है या क्यों वो इस जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है। एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद टू द इफेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट, उसके बाद सूट जो है प्रोसीड होगा रिलेटिंग टू द दैट प्रॉपर्टी, उस जमीन से संबंधित। एंड इट्स डिक्री इन द सूट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। देन उसकी जो डिक्री आएगी, फाइनल डिसीजन जो आएगा,
या फिर कोई भी ऑर्डर आएगा, वो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है इसी कोर्ट या इसी कोर्ट की जुरिडिक्शन में फॉल करता है, provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regard the nature and value of the suit to exercise jurisdiction. Provided that the suit is one with respect to which उसके ये वो है कि इसके अलावा पेक्यूनरी थिंग को और नेचर जो है सिविल का, कि सिविल है कि क्रिमिनल है, और पेक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर क्या है, और कितने अमाउंट तक का वाला है, तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। उसके उसकी वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो है सूट फाइल होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहता है वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर यहाँ ये सिचुएशन होने के बाद भी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड में नहीं मेंशन किया गया है, एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन एपलेट और रिविजनल कोर्ट, और इससे हायर कोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन अराइज कर दिया गया है that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction। और एपलेट कोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो कोर्ट है जिन्होंने प्रोसीडिंग की है इस सूट में, उसके पास तो जुरिडिक्शन था ही नहीं इस कोर्ट का, तो ऐसे में द एपलेट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन। ऐसे में वो जो ऑब्जेक्शन अराइज हुआ है उसको अलाउ नहीं करेगी हायर एपलेट या रिविजनल कोर्ट है, जब तक कि वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। At the time of the institution of the suit, no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice। तो कोर्ट को जब तक ये नहीं लगता कि जस्टिस का, इससे जस्टिस को डिनायल मिल रहा है, जस्टिस नहीं इनजस्टिस हो रहा है उस व्यक्ति के साथ, या तो उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है इसकी वजह से, ऐसे में या फिर वो खुद जब तक उनको खुद को नहीं लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, तब तक ऐसे दोनों ही सिचुएशन में जो है एपलेट या रिविजनल कोर्ट जो है वो जो ऑब्जेक्शन है उसको अलाउ नहीं करेगी। सेक्शन नंबर 19 सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। सेक्शन 19 कह रहा है वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन, अगर कोई कंपनसेशन के लिए सूट है फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ गलत किया, या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी चलती हुई फिरती जिसको मूव किया जा सकता है वैसी संपत्ति हो उसकी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर उस व्यक्ति, दोनों में से किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ, इफ द wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally work for gain within the local limit of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said court। तो इसमें कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, उसको क्षति पहुंची है या फिर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्षति पहुंची है, तो सूट कहाँ फाइल कर सकते हैं, या तो जहाँ पे पहुंचा है वहाँ पर उस वाले एरिया में, या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है या फिर बिजनेस करता है या फिर जहाँ से उसको इनकम मिल रहा है और वो वहाँ पे रह रहा है, तो वैसी उस एरिया के जुरिडिक्शन, उस एरिया के कोर्ट में जो है, उस जुरिडिक्शन के कोर्ट में जो है फाइल कर सकता है। तो प्लेंटिफ के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि या तो वो वहाँ फाइल कर दे जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ, जहाँ पे उसको नुकसान पहुँचा, या फिर वो वहाँ फाइल कर दे जहाँ पर डिफेंडेंट या तो रहता है या फिर बिजनेस अपना डील देखता है, या फिर जहाँ से उसको कमा के अर्निंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका इलस्ट्रेशन देख लो, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, ए जो है दिल्ली में रहता है, बीट्स बी इन कलकत्ता, कलकत्ता जाता है और बी को जो है कलकत्ता में उसके साथ मारपीट हो जाती है, तो बी को कहाँ पे उसने पीटा, कलकत्ता में। अब बी जो है ऐसी सिचुएशन में या तो वो कलकत्ता जहाँ पे वो पिटा है वहाँ पे सूट फाइल कर सकता है, या फिर वो दिल्ली में जहाँ पर ए रहता है वहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, दोनों में से कहीं पे भी कर सकता है। इसका अगला इलस्ट्रेशन भी बता दूं,
ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, ए जो है दिल्ली में रहता है, पब्लिशेस इन कलकत्ता स्टेटमेंट डिफेमेटरी टू बी, एक ऐसा स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट पास करता है जो कि डिफेमेटरी है, जिससे उसकी रिस्पेक्ट जो है सेल्फ उसकी जो रिस्पेक्ट है वो डाउन होगी। तो ऐसे में बी जो है ए के अगेंस्ट में कलकत्ता में सूट फाइल कर सकता है, जहाँ पर उसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी थी ए ने, या फिर ए जहाँ रहता है ऑलरेडी दिल्ली में, तो वहाँ पर दोनों में से कहीं पे फाइल कर सकता है, जहाँ पे एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो, दोनों में से कोई से भी प्लेस पे सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 20 क्या कहता है? अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। इसके अलावा अभी 15 से 19 जो हमने सेक्शन देखे, 16 से 19, सूट वेयर टू फाइल, व्हाट वाज द टाइटल? डेज ऑफ सोइंग, कि कहाँ सूट फाइल कर सकते हैं, 16 से 19। अगर इनमें सिचुएशन फॉल नहीं करती है, इसके अलावा अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन है या फिर डिफरेंट मैटर है, तो वैसे में सूट कहाँ फाइल होगा? जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन जो है, जहाँ पर कोई एक्ट जो है, cause of action, cause of action basically means there was a right of a person and impeachment and breach of that right, कि किसी के पास कोई राइट था और उस राइट का फिर उस राइट का ब्रेक हुआ, वो राइट ब्रेक हुआ, तो ऐसे में कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो या तो जहाँ पे वो राइट ब्रेक हुआ वहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं। उन सिचुएशन में जो 16 टू 19 में फॉल नहीं करता है, उसको छोड़ के अगर कोई सिचुएशन है तो उसके बारे में कह रहे हैं। Subject to the limitation aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction A, the defendant or each of the defendant where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily reside। ठीक है, ये कह रहा है सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड, कि जो 16 से 19 को छोड़ के अगर कोई सिचुएशन है जो 16 से 19 में फॉल नहीं करती है, उसके अलावा कोई सिचुएशन अराइज होती है, तो वैसी सिचुएशन में जो सूट है कहाँ फाइल होगा? सूट फाइल होगा जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट रहता है तो उनमें से कहीं पे भी, किसी भी डिफेंडेंट के जुरिडिक्शन में, या फिर वो रहते हों, या फिर बिजनेस अपना जहाँ से करते हों, या फिर जहाँ से वो अर्न कर रहे हो रहकर, तो उनमें से किसी भी जगह पे, और उनमें से अगर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है तो उनमें से किसी के भी जुरिडिक्शन में जाके सूट फाइल कर सकते हैं। सेकंड क्या कहता है? एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिजाइड or carries on business or personally work for gain provided that in such case either the leave of the court is given। ठीक है, कि किसी भी डिफेंडेंट जो है उसके जुरिडिक्शन में जाके, मान लो 3 डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट 1, डिफेंडेंट 2, डिफेंडेंट 3, और ये है प्लेंटिफ का जुरिडिक्शन, जो प्लेंटिफ के घर है। अब सूट कहाँ फाइल कर सकता है प्लेंटिफ? ये तो प्लेंटिफ का जुरिडिक्शन हो गया। सूट प्लेंटिफ जो है यहाँ पर फाइल नहीं कर सकता है। प्लेंटिफ ये जो 3 डिफेंडेंट है, इनके किसी जुरिडिक्शन में फाइल कर सकता है, या तो वो यहाँ फाइल करे, यहाँ करे, यहाँ करे। अब ऐसे में मान लो वो यहाँ सूट फाइल करना चाहता है, ठीक है, इन दोनों को भी यहाँ पे आना पड़ेगा। तो जब ये सूट फाइल करेगा तो या तो कोर्ट इसे अलाउ कर देगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे सूट फाइल कर दो, और ठीक है, इधर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन, कि कोर्ट ने जो है परमिशन दे दी है, और द डिफेंडेंट हु डू नॉट रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एज अफोरसेट acquiesce what we say acquiesces in such institution, या फिर ये दोनों डिफेंडेंट जो है इनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, जहाँ फाइल कर रहा है उस डिफेंडेंट को नहीं, जो नहीं रह रहे हैं उसको कोई ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ना हो, या फिर कोर्ट ने अलाउ कर दिया हो, परमिशन दे दी हो, दोनों में से कोई सी सिचुएशन में जो है, तब जाके दोनों में से कोई सा भी सिचुएशन फुलफिल हो जाती है, तब जाके जो प्लेंटिफ है उस जुरिडिक्शन में सूट फाइल कर सकता है। अब मान लो प्लेंटिफ को
इस वाली डिफेंडेंट की जुरिडिक्शन में फाइल करनी है। इनमें से तीनों में से किसी की जुरिडिक्शन में कर सकता है। अब सिचुएशन ये होगी, टर्म एंड कंडीशन ये होगी, या तो कोर्ट अलाउ कर दे कि हाँ ठीक है यहाँ पे फाइल कर दो, या फिर ये दोनों बोलें कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हमें दिक्कत है, तो वैसे सिचुएशन में जज जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या नहीं है, और देन वो अगर उसको लगा कि ना ना ठीक है यहाँ पे भी सूट फाइल किया जा सकता है एंड इन दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, तो वो ऐसा भी करवा सकते हैं। अदरवाइज वो देखेंगे कि नहीं, इन दोनों का एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेगा, और प्लेंटिफ अगर इधर करता है बीच में करता है तो दोनों का बराबर पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। तो जज वैसे भी उसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिशनरी बेसिस पे दे सकते हैं ऑर्डर कि यहाँ फाइल लगा के यहाँ कर लो। ठीक है, so I am repeating once again, any of the defendant where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally work for gain, provided that in such suit plaintiff कहाँ फाइल करेगा, जहाँ पर डिफेंडेंट या तो रह रहा हो या बिजनेस कैरी कर रहा हो या फिर उसको वो कुछ गेन कर रहा हो, ऑफ कोर्स अर्न कर रहा हो किसी एरिया से, किसी जगह से, वहाँ पर वो रह भी रहा हो साथ में। तब ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट के ही जुरिडिक्शन में सब फाइल करना पड़ेगा। अगर एक है तो तब तो ठीक है, और एक से ज़्यादा है तो उनमें सबको एग्री करना पड़ेगा डिफेंडेंट को कि हाँ ठीक है जुरिडिक्शन, और नहीं कर रहे हैं एग्री तो कोर्ट जज डिसाइड करेगा कि हाँ कौन सी जुरिडिक्शन ठीक रहेगी सूट फाइल करने के लिए। नहीं तो डायरेक्ट, अगर जज ने डायरेक्ट कह दिया तो तब भी चल जाएगा कि इधर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन, इधर द परमिशन ऑफ द कोर्ट इज गिवन। नेक्स्ट सी, क्लॉज सी सेज द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस, या फिर या तो डिफेंडेंट जहां रहता हो वहां पे सूट फाइल कर दो, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहां पर अराइज हुआ है वहां पर सूट फाइल कर दो। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति रहता है, पर्सन बी जो है वो रहता है कलकत्ता में, कलकत्ता में रहता है, और पर्सन ए जो है वही रहता है पर्सन ए कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, पर्सन ए रहते हैं दिल्ली में। ये मैंने लिख दिया सी, ये मैंने लिख दिया डी, दिल्ली में रहते हैं, और इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया चेन्नई में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ किया, चेन्नई में किया कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया है दिमाग को। चेन्नई में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो चेन्नई में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ए जो है बायर होगा, बी जो है सेलर होगा, और ये जो है जो मूवेबल थिंग है, जो भी गुड्स है उसकी डिलीवरी करवा देंगे, ये चेन्नई में करवा देंगे, चेन्नई में वो जो गुड्स की डिलीवरी है वो चेन्नई में करवा देंगे, कलकत्ता से चेन्नई में करवा देंगे। तो इन्होंने डिलीवरी करवानी थी लेकिन इन्होंने डिलीवरी ये नहीं करवा पाए, तो ऐसे में कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अराइज हुआ, चेन्नई में उनको सामान चाहिए था, चेन्नई में ना पहुंच पाया, कॉन्ट्रैक्ट जो है चेन्नई में हुआ था। ठीक है, रहते वो कहाँ पे हैं, दिल्ली में रहते हैं, और ये कहाँ रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। तो ए जो है, बायर जो है वो सूट कहाँ फाइल कर सकता है, चेन्नई में कर सकता है, या फिर ये जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे कर सकता है, कोलकाता में। तो कोलकाता में, या फिर कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अराइज हुआ, चेन्नई में हुआ है। चाहे पूरा चेन्नई में हुआ हो, चाहे आधा चेन्नई में हुआ हो और आधा फॉर एग्जांपल कलकत्ता में हुआ हो, तो इन दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। Explanation: A corporation shall be deemed to carry on business as at its sole or principal office in India. ये एक्सप्लेनेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड। ये सारे तो है सिविल, ठीक है, इंडिविजुअल हो गए। ये कंपनी से रिलेटेड है कि अगर कोई कंपनी है, अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, और उसको उसका फाइल करना हो, कॉर्पोरेशन पता है कि कितने सारे हम उसके ब्रांचेस हो सकते हैं,
तो ऐसे में कहाँ सूट फाइल किया जाएगा? मान लो वीडियोकॉन है, तो वीडियोकॉन का यहाँ पे भी ऑफिस है, यहाँ पे भी ऑफिस है, यहाँ पे भी ऑफिस है। वीडियोकॉन को डिफेंडेंट बनाना है, तो कहाँ पर सूट फाइल किया जाएगा? ये मान लिया जाएगा कि इसका जो मेन ब्रांच है वीडियोकॉन का ये वाला है, तो यहाँ पर सूट जो है फाइल होगा इसका, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इसको रीड ऐसे करेंगे, अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया एट सच प्लेस, ठीक है, जहाँ पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस हो या तो वहाँ कर दो, नहीं तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज़ ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट ऑफिस, या फिर सपोज इस वाले एरिया में, इस वाली जुरिडिक्शन में इसका ऑफिस भी था, एक ऑफिस था, और यहीं पे कॉज ऑफ एक्शन जो है ये अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन यहीं पे अराइज हुआ, तो यहाँ पर भी है सो ऑफिस also a subordinate office then at that such place, तो यहाँ पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। तो या तो सूट यहाँ फाइल कर दो जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस है, या फिर जहाँ पर उसका सबऑर्डिनेट मतलब उसका ब्रांच ऑफिस है और यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और यहाँ पर इसका ब्रांच ऑफिस भी है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यहाँ पर इसका ब्रांच ऑफिस भी है, तो यहाँ पर अदरवाइज कॉज ऑफ एक्शन अराइज इनमें से किसी स्टेट पे नहीं हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और यहाँ पर जो है ये इसका ब्रांच ऑफिस नहीं है, तब कहाँ फाइल होगा? तब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस की जुरिडिक्शन में। सो दिस वाज सेक्शन 20। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, इजी है, ठीक है। इसको यहीं क्लोज करते हैं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।